Good morning, students. In the last lecture, we had discussed the concept of large-scale retailer. In large-scale retailer, there are three types. That is, first is departmental store. We had already discussed in last lecture multiple shops and mail order retailing, and fourth is automatic vending machine. Automatic vending machine, this is the very common type of large scale retailer. Automatic vending machine is a new form of direct retailing. ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन जो है ये सबसे पहले हमारी वेस्टर्न कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा फेमस थी, और अब ये मशीन आप लोगों ने कॉमनली देखा होगा कि ये मशीन जो है वो ऑपरेट होती है कॉइन्स और टोकन से। जो बायर है वो क्या करता है कि कॉइन्स और टोकन्स को मशीन में इंसर्ट करता है एंड स्पेसिफिक जो क्वांटिटी है प्रोडक्ट की वो उसको मशीन से मिल जाती है। दैट मीन्स ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन। ऑटोमेटिक मीन्स अपने आप ही, वेंडिंग मीन्स अपने आप ही वो सेल कर रही है, उसको किसी भी पर्सन की, किसी भी ह्यूमन बीइंग की ज़रूरत नहीं है गुड्स को सेल करने के लिए। इसमें क्या है कि लार्ज स्केल रिटेलिंग भी पॉसिबल है वेंडिंग मशीन्स के थ्रू, बट क्या है कि जो मशीन्स ये जो होती हैं ये जैसे कन्वीनियंट लोकेशन लाइक पेट्रोल पंप है, रेलवे स्टेशंस, एयरपोर्ट, बस स्टैंड, यहाँ सब रहती हैं, जिससे कि मतलब पीपल्स को ईजिली जो भी उनकी ज़रूरत की चीज़ें वो ईजिली अवेलेबल हो जाए। वेंडिंग मशीन हमारी क्या है कि जो इसमें प्री पैक्ड होते हैं और लोअर कॉस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो यहाँ पर इसमें बेसिकली सेल होते हैं, जैसे सॉफ्ट ड्रिंक है, सिगरेट है, पोस्टेज स्टैम्प है, टिकट्स है, ये सारी चीज़ें हमारी ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन्स के थ्रू सेलिंग होती है। ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन जो है वो वेस्टर्न कंट्रीज़ में पहले बहुत ज़्यादा फेमस थी, बट अब इंडिया में भी काफ़ी ज़्यादा फेमस होती जा रही है। जैसे रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड्स हैं, सिनेमाज हैं, इनके बाहर पे ये मशीन लगी रहती है, जिससे क्या होता है पीपल्स को जो भी उनकी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो अवेलेबल हो जाती है। जैसे मदर डेयरी का आपने देखा होगा, मदर डेयरी दिल्ली वगैरह में क्या होता है कि ये जो मिल्क है ये इसी के थ्रू सेल करते हैं कि जितना हमें चाहिए उसी के अकॉर्डिंग। इसमें क्या होता है कि एक स्पेसिफिक साइज़ के कॉइन्स होते हैं, वही उसी तरह के कॉइन्स इंसर्ट करेंगे तो आपको आपका जो प्रोडक्ट है वो अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे इस तरह से, और ये दिल्ली वगैरह में जो भी हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो हम उसमें कॉइन इंसर्ट करेंगे और वो हमें इजीली अवेलेबल हो जाएंगी। बेनिफिट्स इसके क्या है कि बाइंग राउंड द क्लॉक इज़ पॉसिबल। दैट मीन्स बहुत फास्टली हमें यहाँ पे गुड्स जो है वो इजीली अवेलेबल हो जाएंगी, और कस्टमर गेट फ्रेश सप्लाई ऑफ गुड्स विद यूनिफॉर्म वेट एंड क्वालिटी। अब इसके मशीन है, मशीन में तो यूनिफॉर्मिटी रहेगी, और इसमें क्या डेली गुड्स को जो है इंसर्ट किया जाता है, बिल्कुल फ्रेश सप्लाई गुड्स की होती है। नो रिक्वायरमेंट ऑफ सिलेक्शन, किसी भी तरह का कोई सिलेक्शन नहीं, बस जैसा जो हमें प्रोडक्ट चाहिए उसी के अकॉर्डिंग, कॉस्ट के अकॉर्डिंग हम जो भी कॉइन और टोकन है वो इंसर्ट करेंगे, वो प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा। यहाँ पे किसी तरह का कोई सिलेक्शन नहीं है, किसी भी तरह के हमें यहाँ पे रिटेलर या किसी भी की भी ज़रूरत नहीं है, ये मशीन ऑटोमेटिकली खुद ही वर्क करती है। बट इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं वेंडिंग मशीन के। इनिशियल इन्वेस्टमेंट टू इंस्टॉल द मशीन इज़ क्वाइट हाई। अब इस मशीन को इंस्टॉल करने के लिए जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, क्योंकि इसमें एक बार बहुत ज़्यादा एक हैवी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ऑटोमेटिक सेलिंग कर रही है, इसका जो सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है। सेकेंड इसमें है कि मशीन रिक्वायर्स रेगुलर रिपेयर एंड मेंटेनेंस। मशीन को रेगुलर रिपेयरिंग की और मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि ये पब्लिक प्लेस पे होती है, जैसे बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन। कुछ पीपल्स ऐसे होते हैं जिनको इसको ऑपरेट करना नहीं आता है, वो इसको अपने तरीके से ऑपरेट करते, देखते हो ना, जो इस तरह से रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड के बाहर चीज़ें जो भी डिस्प्ले होती है उसको लोग किस तरह से यूज़ करते हैं, अपने मनमाने ढंग से यूज़ करते हैं। तो अब इस वेंडिंग मशीन को जिसको ऑपरेट करना नहीं आ रहा है वो भी इसको यूज़ कर रहा है, तो इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स भी बनी रहती हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली हमें पड़ता है, क्योंकि इसको हमें रेगुलर रिपेयर और मेंटेन कराना है, तभी ये प्रॉपर वे से वर्किंग करेगी। कॉइन्स, इसमें अभी मैंने आपको बताया था कि जब भी हमें ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन से कोई भी प्रोडक्ट परचेज करना है तो उसमें हमें कॉइन्स और टोकन्स को इंसर्ट करना पड़ता है। लेकिन कंडीशन क्या है कि जो कॉइन्स हमें जो इंसर्ट करना है वो एग्जैक्ट शेप और साइज़ के होने चाहिए जो कि मशीन के लिए सूटेबल है। ये नहीं कि जो भी आपके पास कॉइन है वही इंसर्ट कर दिया। दैट मीन्स कहने का मतलब है कि अगर आपको ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन से कोई भी प्रोडक्ट लेना है तो आपके पास बिल्कुल एग्जैक्ट शेप के कॉइन्स और टोकन्स का होना ज़रूरी है, तभी आपको वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट अवेलेबल होगा।
दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन। आप देखते हो कि इसमें ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन में कहीं रेलवे स्टेशंस के बाहर, बस स्टैंड्स के बाहर जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह है वो भी इसके थ्रू सेल होती है। तो ये आजकल काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हमारे इंडिया में भी हो गई है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इसी में GST, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब ये गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को अब मुझे तो लगता है कि आज के टाइम में ये सबको ही पता है। ये हमारा इंट्रोड्यूस कब हुआ था? जुलाई 2007 में इंट्रोड्यूस हुआ था। इसमें क्या था, अर्लियर जो टैक्सेशन सिस्टम था, इनडायरेक्ट टैक्सेस और डिफरेंट टाइप्स के टैक्स थे, जैसे सर्विस टैक्स था, वैट था, वैट एक्साइज था, GST था, डिफरेंट टाइप्स के टैक्स है। तो GST हमारा जो है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स हमारा क्या है, जिसमें सारे टैक्सेस को मर्ज करके एक ही टैक्स बना दिया गया, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इसमें क्या होता है कि हम दो तरह के टैक्स CGST और SGST पे करते हैं। CGST हमारा सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होता है, SGST हमारा क्या होता है, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो ये दो तरह के टैक्सेस को हम पे करते हैं जब भी हम परचेज या सेलिंग करते हैं। तो उस तरह से हम ये टैक्सेस हमें पे भी करते हैं और हम इसको रिसीव भी करते हैं। और एक इसमें हमारा होता है IGST हमारा इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होता है। ये हमारा क्या होता है कि जब हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट से कोई भी गुड्स को परचेज या सेल करते हैं तो उस टाइम पे ये टैक्स हमारा अप्लाई होता है। तो ये हमारा गुड्स एंड सर्विसेज का बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट था। तो ये गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स क्या है कि इट इज़ अ टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अंडर GST नो डिस्टिंक्शन इज मेड बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज फॉर लिविंग ऑफ टैक्स। जैसे क्या होता था कि हमारे अलग अलग तरह के टैक्स है, कहीं हमें वैट पे करना है, कहीं सर्विस टैक्स देना है, डिफरेंट टाइप्स के टैक्स थे। तो जो हमारा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, ये जितने भी हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, वो सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस का ये एक सब्सिट्यूट है, ठीक है। एंड सर्विसेज बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट इन इंडिया। ये हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारा 12% है तो 6% इसमें से सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा और 6% स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा। तो GST हमारा क्या है, दिस इज अ सिंगल टैक्स एट अ नेशनल लेवल टू बी लेविड ऑन ऑल स्टेजेस राइट फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग अप टू द फाइनल कंजप्शन। हमें अलग अलग तरह के टैक्सेस नहीं देने। पहले क्या है कि रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हैं, उस पर अलग टैक्स देना है, सर्विस टैक्स देना है, वैट पे करना है। लेकिन अब इस तरह का कोई भी टैक्सेस नहीं है। ऑल टैक्स आर मर्ज इनटू वन टैक्स, दैट इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इज इट क्लियर? अब इसमें क्या है, जितने भी यूज़र हैं वो अपनी आउटपुट पे टैक्स पे करेंगे और इनपुट पे जो है टैक्स वो कलेक्ट करेंगे। तो ये हमारा बेसिक कंसेप्ट है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का। अब है कि हाउ विल GST बेनिफिट एंड एम्पावर सिटीजन। अब सबसे पहला तो है कि जितने भी हमारे ओवरऑल टैक्स बर्डन थे, GST ने, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स ने, वो जितने भी हमारा ओवरऑल टैक्स बर्डन था वो सारे टैक्स बर्डन को रिड्यूस कर दिया है। सेकंड, हमारा GST आने से एक बेनिफिट हुआ कि कोई हमारा हिडन टैक्स नहीं है। पहले क्या होता था, अगर आप गुड्स को कहीं बाहर से ला रहे हो तो वो डिफरेंट टाइप्स से आपसे टैक्स चार्ज करते थे। लेकिन GST में क्या है कि सारे टैक्स को मर्ज करके एक ही टैक्स बना दिया है, तो आपका कोई हिडन टैक्स नहीं है। कोई आपसे ये नहीं अननेसेसरी किसी भी तरह का कोई टैक्स चार्ज नहीं कर सकता है। दूसरा, डेवलपमेंट ऑफ हार्मोनाइज नेशनल मार्केट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। बिल्कुल एकदम स्मूथ वे से हमारा पूरा प्रॉपर मार्केट रन कर रहा है। ये नहीं कि हमें अलग अलग तरह के टैक्सेस को पे करना है। हाई डिस्पोजेबल इनकम इन हैंड्स, एजुकेशन एंड एसेंशियल नीड्स, कस्टमर टू हैव वाइडर चॉइस। दैट मीन्स कि GST ने काफ़ी ज़्यादा एम्पावर भी किया है सिटीजन्स को। तो नेक्स्ट है हमारा GST काउंसिल कॉन्स्टिट्यूशंस। सबसे पहला है हमारा इसमें चेयरपर्सन, फाइनेंस मिनिस्टर, वाइस चेयरपर्सन इज टू बी चोजन अमंगस द मिनिस्टर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। और जो स्टेट है इसमें क्या है कि 2/3 वेटेज स्टेज का है एंड सेंटर हैज़ 1/3, और सेंटर का कितना है 1/3 वेटेज है। कॉरम इज 50% ऑफ टोटल मेंबर्स, और डिसीजन जो है वो 75% मेजॉरिटी के थ्रू लिया जाएगा। GST काउंसिल के अंदर ये हमारे कुछ कॉन्स्टिट्यूशंस थे। अब ये हमारा होमवर्क है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन? एक्सप्लेन मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन। व्हाट इज GST? एक्सप्लेन इट्स फीचर। हाउ विल GST benefit and empower citizens? Homework is totally based on lecture. Hope so this lecture is clear to everyone. Thank you.